राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में और ग्रहों के उच्च व नीच राशियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो उन्हें नहीं पता होता कि दृष्टियाँ क्या होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ये दृष्टियाँ क्या होती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले सूर्य का। जैसे कि सुबह के वक्त आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो तापमान पृथ्वी पर कम होता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी हो जाती हैं और सीधी आने लगती हैं, तो पृथ्वी पर जो होता है सूर्य का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और यानी कि प्रभाव बढ़ जाता है सूर्य का पृथ्वी पर। ठीक है, और जैसे जैसे फिर शाम होती जाती है तो फिर से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ने लगती हैं और सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर फिर से कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा पूर्ण प्रभाव पड़ता है ना पृथ्वी पर, उसी को दृष्टियां कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कम प्रभाव पड़ रहा है या ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यही दृष्टियां होती हैं। ठीक है, और इसमें भी जो दृष्टियों में एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, तीन पाद दृष्टि होती है, यानी कि इन्हें आंशिक दृष्टि कहते हैं। तिरछी दृष्टि, ऊर्ध्व दृष्टि, तो इनका कुंडली में हमारा कम महत्व होता है, इसलिए हम संपूर्ण दृष्टि होती है, इसी का महत्व ज्यादा होता है, हम इसी को मानते हैं। ठीक है, तो इनकी संपूर्ण दृष्टि किस किस भाव पर कैसे कैसे पड़ती है, तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम सूर्य को। तो जो सूर्य होते हैं ये जिस भाव में बैठे होते हैं, ठीक है, ये जिस भी भाव में हो उससे सातवें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह, ये जो सूर्य होते हैं ये किसी भी भाव में हो उसे 180 डिग्री पर ये पूर्ण दृष्टि से दिखते हैं। जैसे कि मान लिया कि सूर्य हमारे यहाँ है। ठीक है, सूर्य अगर हमारे यहाँ स्थित है, ठीक है, तो अपने से 7 भाग ये कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, इसे सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस भाव में जो ग्रह होगा, राशि होगी या इस भाव को ये प्रभावित करेंगे। ठीक है, अपने सिग्निफिकेंस से। और अगर इस मान लो आपकी कुंडली में सूर्य इस भाव में स्थित है तो ये इस भाव को इफेक्ट करेंगे, यानी कि इस भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस भाव में है तो इस भाव में सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी। ठीक ऐसे ही चंद्र का होता है। चंद्र की भी अपने, ये चंद्र जिस भाव में होते हैं उस भाव से सातवें भाव को ये भी पूर्ण दृष्टि से दिखते हैं। जैसे कि मान लिया आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ है तो चंद्र की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर होगी। अगर चंद्र यहाँ है तो इस भाव पर चंद्र की पूर्ण दृष्टि होगी, या जो भी ग्रह इसमें बैठा हुआ होगा उस पर चंद्र की पूर्ण दृष्टि होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मंगल की। मंगल की दृष्टि में थोड़ा भेद होता है। ये 7वें घर को, 4थे घर को और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे मान लिया कि आपकी कुंडली में मंगल यहाँ स्थित है, ठीक है, तो इससे चौथा भाव कौन सा हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस भाव को या इस भाव में जो भी ग्रह होगा उस भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, 7वां भाव ये हुआ, इस भाव को भी पूर्ण दृष्टि से मंगल देखेंगे और इस भाव को भी मंगल अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बुध। ठीक है, ये जो बुध होते हैं इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है सूर्य और चंद्र की तरह से। ये जिस भाव में बैठे होते हैं, ये जिस भी भाव में बैठे हों उससे 7वें भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मान लिया बुध इस भाव में स्थित है तो इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इस भाव में है तो इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अगर बुध इस भाव में है तो इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम गुरु यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि में ये भेद होता है कि 7वें भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मान लिया आपकी कुंडली में गुरु इस भाव में स्थित है, ठीक है, इस भाव में गुरु है तो यहाँ से 5वां भाव कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस भाव में जो भी राशि होगी, ग्रह होगा, उसे ये प्रभावित करेंगे। ठीक है, 5 6 और 7 इस भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे गुरु, और 7 8 और 9 और इस भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस भाव में जो भी ग्रह होगा उसे भी ये प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब आते हैं शुक्र। शुक्र की होती है 7वीं दृष्टि सूर्य और चंद्र की तरह ही, तो ये भी बस अपनी 7वें भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि शुक्र किसी भी राशि में हो, जैसे मान लिया कि इस राशि में, सॉरी इस भाव में अगर शुक्र है तो अपने से 7वें भाव यानी कि इस भाव में ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे।
अगर इस भाव में है तो इस भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इस भाव में है तो इस भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं शनि। शनि की दृष्टि में ये भेद होता है कि 7वें, तीसरे और 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अपने से, ये जिस घर में होते हैं उससे 7वें, तीसरे और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मान लिया हमारी कुंडली में शनि इस जगह है, ठीक है, तो इससे तीसरा घर कौन सा हुआ? 1, 2, 3, यानी कि इस घर को शनि पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 7वां घर ये हुआ, इसी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 8, 9, 10, इस घर को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं राहु और केतु। राहु केतु का भी गुरु की तरह ही होता है, 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि। ठीक है, ये अपने से 7वें, 5वें और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, गुरु की तरह ही। जैसे मान लिया हमने कि राहु और केतु हमारे इस जगह है, राहु या केतु में से कोई एक, क्योंकि अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। ये एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतर में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि राहु या केतु में से कोई एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ होगी? 1, 2, 3, 4, 5, ये अपनी यहाँ पर 5वीं दृष्टि से, यानी कि संपूर्ण दृष्टि से ये देखेंगे। ठीक है, 5वें भाव को, 5 और यहाँ पे थे ना, तो ये 7वां भाव ये हुआ, तो इसे भी अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। 8 और 9, इस भाव को भी अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही किसी भी भाव में हो उसी भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये दृष्टियां आपको समझ में आ गई होंगी ठीक से दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे ग्रहों की उच्च व नीच राशियों के बारे में। ठीक है, ये राशियों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारी कुंडली में यहाँ पे 1 अंक लिखा हुआ है, या आपकी कुंडली में कहीं भी 1 अंक लिखा हो, यानी कि 1 राशि। ठीक है, जैसे मान लिया, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, लेकिन अगर मान लो आपकी कुंडली में यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहीं पर सूर्य है, तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 1 यहाँ है तो सूर्य यहाँ उच्च के माने जाएंगे। अगर 1 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ सूर्य उच्च के माने जाएंगे। ठीक है, सूर्य पहली राशि में उच्च के होते हैं और ठीक इससे 7वीं राशि में ये नीच के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह हो जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में आके ये नीच का हो जाता है। चंद्र दूसरी राशि में उच्च के होते हैं, 8वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। जैसे कि चंद्र, यानी यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। ठीक है, आपकी कुंडली में यहाँ 2 अंक लिखा हुआ है और यहीं चंद्र है, तो चंद्र उच्च के माने जाएंगे आपकी कुंडली में। और उच्च के जो ग्रह होते हैं वो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीच के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा अशुभ परिणाम देने के लिए, कभी कभी शुभ भी देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये अशुभ परिणाम फिर देने लगते हैं। ठीक है, और कोई भी ग्रह हो, जैसे कि यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है, ठीक है, और यहीं चंद्र है, तो यहाँ पे यानी कि आपकी कुंडली में चंद्र उच्च के माने जाएंगे। लेकिन यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ चंद्र है, तो यहाँ पे भी चंद्र उच्च के माने जाएंगे। और ये भाव भी दूसरा है, देखो 1 और 2, तो इस भाव में चंद्र उच्च के वैसे भी होते हैं। अगर कोई और भी राशि हो तब भी उच्च के ही चंद्र माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 राशि हो तो ये और भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। 2 राशि और उसी में चंद्र हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही मंगल 10वीं राशि में उच्च के होते हैं, 4थी राशि में नीच के हो जाते हैं। यानी कि जहाँ 10 अंक लिखा हो वहीं उसी भाव में मंगल भी बैठे हो, तो इसका मतलब होता है कि मंगल उच्च के हैं। और अगर कहीं 4 अंक लिखा हुआ हो और वहीं मंगल हो तो माने जाएंगे कि मंगल नीच के हैं। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में कहीं 6 अंक लिखा हो और वहीं बुध हो तो माने जाएंगे कि बुध उच्च में है। ठीक है, अपनी उच्च राशि में है। और अगर कहीं 12 अंक लिखा हो और बुध अगर वहां पे विराजमान हो तो माने जाएंगे कि आपकी कुंडली में बुध नीच के हैं। अगर कहीं 4था नंबर लिखा हो और गुरु वहीं उस भाव में हो तो आपकी कुंडली में गुरु उच्च के होंगे। और अगर कहीं 10 अंक लिखा हो और गुरु वहां पे हो तो आपकी कुंडली में गुरु नीच के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही शुक्र, अगर 12वां अंक लिखा हो, अगर शुक्र वहां पे हो, ठीक है, तो वहां उच्च के माने जाएंगे। और अगर कहीं 6 अंक लिखा हो आपकी कुंडली में और वहीं शुक्र हो तो नीच के हो जाते हैं।
शनि भी सातवां जो अंक हो अगर वहाँ शनि हो तो वहाँ उच्च के माने जाएंगे, और एक अंक लिखा हो अगर वहाँ शनि हो तो वहाँ नीच के हो जाएंगे। राहु अगर 3 अंक हो तो वहाँ उच्च के माने जाएंगे, और 9 अंक हो अगर वहाँ हो तो राहु नीच के माने जाएंगे। इसी तरह केतु भी अगर कहीं 9 अंक लिखा हो तो वहाँ उच्च के माने जाएंगे, और कहीं 3 अंक लिखा हो वहाँ हो तब जाके केतु नीच के माने जाएंगे। अभी उच्च नीच क्या होता है इसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे कि सूर्य होता है, ये हमारी आत्मा को डिनोट करता है, हमारे मान सम्मान को डिनोट करता है, ठीक है। और सूर्य जो होता है वो एक, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ताप होता है, ठीक है। और ये मतलब एक प्रकाश को शो करता है, ठीक है। तो पहली राशि या पहला भाव एक बॉडी इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो अगर सूर्य पहले भाव में या पहली राशि में होते हैं तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं और उच्च के होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ होंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, ठीक है। 1 मिनट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर पहली राशि में या पहले भाव में अगर सूर्य होंगे तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति सुंदर होगा, ठीक है, गोरा होगा, और ये बुद्धि स्थान भी होता है, या पहली राशि जो होती है वो बुद्धि को भी शो करती है। तो यानी कि बहुत बुद्धिमान होगा व्यक्ति, कोई भी डिसीजन सही से ले पाएगा, आत्म सम्मान की भावना होगी उसमें, और एक कॉन्फिडेंस होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो और अगर वही सेवेंथ साइन में हो, ठीक है, यानी 7वीं राशि में हो, तो ये होती है शुक्र की, ठीक है। तो शुक्र ये जो होता है ये रिलेशनशिप को शो करता है, एक मैरिज को शो करता है। तो अगर इसमें ये होंगे तो इस सूर्य की गर्मी की वजह से, यानी कि जो शुक्र होते हैं बहुत सौम्य और सॉफ्ट ये जो प्लेनेट होता है, तो इसकी वजह से इस राशि में ये नीच के हो जाते हैं, यानी कि शुभ परिणाम ये नहीं दे पाते, क्योंकि 7th हाउस या 7th जो साइन होता है यानी राशि होती है, इसमें ये मैरिज के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें हुए तो जो मैरिज लाइफ होती है ये इसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये पति पत्नी होते हैं, अगर इनमें प्यार होगा तो ठीक है, अगर इनमें गर्मी होगी, ठीक है, एटीट्यूड होगा, ईगो होगा कि इस काम को मैं क्यों करूं, या फिर उसकी गलती है वही मुझसे माफी मांगेगा मैं क्यों करूं, ठीक है। क्योंकि सूर्य होता है राजा, इसमें एक राजाओं वाला गुण होता है, तो दोनों अपने आप को राजा समझेंगे, तो एक ही राज्य में 2 राजा तो नहीं रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो शादी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब मतलब समझ आ गया होगा कि 7वीं राशि में ये क्यों नीच के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना शुभ परिणाम ये नहीं दे पाते। ऐसे ही चंद्र होते हैं, चंद्र ये दूसरी राशि में उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि दूसरी राशि होती है जी जो शुक्र की होती है, ये धन को, रिलेशनशिप को, इसको शो करती है। तो वो चंद्र भी धन को शो करते हैं, और रिलेशनशिप में जो इमोशंस की जरूरत पड़ती है ये उसको शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उच्च के माने जाएंगे। और 8वीं राशि ऑब्स्टिकल को शो करती है। 8वीं यानी कि वृश्चिक राशि ये गंदे पानी, यानी कि गंदे नाली का जो पानी होता है उसे शो करती है, गंदे पानी को शो करती है, ठीक है। और चंद्र होता है एक स्वच्छ जल, जब स्वच्छ जल में गंदा पानी मिलेगा तो वो पीने लायक नहीं रहता, अर्थात पानी दूषित हो जाता है, ठीक है, अशुद्ध हो जाता है पानी, वो किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए ये अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये इमोशंस को शो करते हैं चंद्र। और 8वीं राशि एक ऑब्स्टिकल को, परेशानियों को, 8वां भाव ऑब्स्टिकल को, परेशानियों को, दिक्कतों को इनको शो करता है, तो एक नेगेटिविटी को शो करता है। तो ये चंद्र एक इमोशंस में नेगेटिविटी आएगी, और चंद्र मन को भी शो करता है, जब मन में नेगेटिविटी आएगी तो ये अशुभ परिणाम देंगे, इसलिए चंद्र 8वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। अब आते हैं मंगल, ठीक है। मंगल यानी कि जो एक्शन के कारक हैं, ठीक है, जो एक्शन को शो करते हैं, कर्म को शो करते हैं, ठीक है। तो और ये 10वीं राशि भी उसी चीज को शो करती है, कर्म को शो करती है, एक्शन को शो करती है, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें होंगे तो मंगल अपना शुभ परिणाम दे पाएंगे। लेकिन अगर मंगल चंद्र की राशि यानी कि 4थी राशि में हुए तो ये शो करता है इमोशंस को, ठीक है, फीलिंग्स को। तो
कहते हैं ना, जब इंसान को प्यार हो जाता है, इमोशंस में पड़ जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं, तो वो इंसान ठीक से अपना कर्म नहीं कर पाता। ठीक है। और या फिर कोई ऐसे कर्म कर भी रहा है, जैसे कि कोई भी, जैसे आर्मी में है, पुलिस में है, वो किसी को मारेगा तो उसके अंदर फीलिंग्स ज्यादा अगर हो गई, ठीक है, तो वो इंसान क्या सोचेगा, अगर मैंने इसे मार दिया तो इसकी माँ क्या सोचेगी, इसकी माँ रोएगी, इसका बाप रोएगा, इसकी बहन रोएगी, भाई रोएगा, तो मैं इसे नहीं मारता, चलो छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस तरह से उसमें फीलिंग्स आ गई तो वो अपना कर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। या फिर कोई इसके साथ बुरा कर देगा तो वो उसे अपना बदला नहीं ले पाएगा, ये सोचकर कि इसके घर वाले क्या सोचेंगे, इसकी फैमिली की क्या सोचेंगे, यानी कि कोई भी वो एक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है ना। कहीं भी उसे युद्ध में, या ये जो मंगल होता है, ये युद्ध को भी शो करता है। ठीक है, वॉर को शो करता है। और तो जैसे कहीं इंसान युद्ध में जाएगा तो वहां आपको पता है कि फीलिंग्स का क्या काम। ठीक है, तो जब फीलिंग्स होंगी तो ऐसा इंसान कोई भी एक्शन ठीक से नहीं ले पाएगा। और दूसरी बात कि ये जो मंगल होता है ये अग्नि होती है। ठीक है, और चंद्र ये जल होता है। ठीक है, तो अगर अग्नि के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो अग्नि वहीं बुझ जाएगी। ठीक है, तो अग्नि जो अपना काम है, यानी किसी को जलाना है, अगर जैसे हमें किसी कागज को जलाना है, ठीक है, हमने उसमें उसे जलाया, उसके ऊपर से पानी डाल दिया तो वो कागज नहीं जल पाएगा। ठीक ऐसे ही है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमारे इमोशंस आ गए आगे, ठीक है, तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। ये नीच होने का मतलब यही होता है कि जो ग्रह अपना जो काम होता है उसका, उसे वो ठीक से नहीं कर पाता। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझे डरा देते हैं कि आपका तो ये वाला ग्रह नीच का है, आपके तो ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो ग्रह होता है उसका कर्म होता है, उस काम को वो ठीक से नहीं कर पाता। बुध ये लॉजिकल होता है। ठीक है, ये ब्रेन को शो करता है। और छठवीं राशि होती है, ये व्यापार को शो करती है। ठीक है, तो किसी नौकरी को, जॉब को, ठीक है, इसको शो करती है, व्यापार को शो करती है। तो बुध इसमें रहकर, यानी किसी व्यापार में होगा, किसी नौकरी में होगा, तभी तो वो लॉजिकली हो पाएगा, किसी चीज को लॉजिकली सोच पाएगा। ठीक है, अगर कहीं 12वीं राशि ये व्यय का होता है, और ये 12वां भाव ये पूजा, धर्म, कर्म, इन सब का होता है। जब इंसान इनमें होगा तो वो लॉजिकली कैसे सोच पाएगा। ठीक है, तो वो लॉजिकली नहीं सोच पाएगा, कहीं ना कहीं बुध इफेक्ट होगा, यानी कि अपना अपना जो कर्म होता है उसे ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुरु इसमें ये दया, धर्म इसके कारक माने जाते हैं। तो ये चौथी राशि में, यानी चौथी राशि भी ये चंद्र की होती है, ये भी इमोशंस, फीलिंग्स इनको शो करते हैं। तो जब किसी इंसान में फीलिंग्स होगी, ठीक है, इमोशंस होंगे, तभी वो किसी के साथ दया या धर्म कर सकता है। तो गुरु इसमें चौथी राशि में उच्च के होते हैं। और इंसान ये जो होते हैं धर्म कर्म, अगर वो इंसान कोई अपना बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, तो वो मतलब किस तरह से कोई दया धर्म कर सकता है। ठीक है, अब हमारा कोई कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी न किसी का नुकसान भी होगा, किसी न किसी मतलब हम कोई भी कर्म तभी कर सकते हैं जब उसमें हमारा फायदा हो। जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस को हम अपना बढ़ाने के लिए, हम उस बिजनेस को तभी तो बढ़ा पाएंगे जब हम अपना ठीक से काम करेंगे। ठीक है, अगर हम दया धर्म में ही लगे रहेंगे तो हम अपना बिजनेस ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही शुक्र ये मतलब रिलेशनशिप को, वेल्थ को शो करता है। ठीक है, तो और ट्रैवलिंग को भी शो करता है, खुशी को शो करता है। तो और 12वें भाव क्या किसका होता है, 12वीं राशि व्यय की होती है। ठीक है, धर्म कर्म पूजा पाठ की होती है। तो जब हम जब धन को धर्म कर्म में, पूजा पाठ में लगाएंगे तभी तो वो शुभ परिणाम देगा। ठीक है, और हमें मतलब कोई भी लग्जरी, कोई भी सुख, यानी कोई भी लग्जरी खरीदने के लिए हमें व्यय करना पड़ेगा, तभी तो हम उसे पा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें शुभ परिणाम देता है। ठीक है, अगर 12वें भाव में हो शुक्र तो ये कहते हैं कि राजयोग का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये बहुत शुभ होता है, इसलिए उसे उच्च का माना जाता है। ठीक है, और 12वीं राशि यानी कि 12वें भाव ये बैड सुख को भी बताता है। ठीक है, यानी कि ठीक है,
और ये शुक्र यानी कि जी छठवीं राशि में है, यानी कि व्यापार, और ये मतलब शुक्र होता है, ये एक आराम तलब होता है। इसे मतलब ये एक बहुत ज्यादा ये कर्म नहीं कर पाता, एक लॉजिकल यानी कि लॉजिकल नहीं होता। शुक्र होता है बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट और सौम्य प्लेनेट होता है ये। तो इसलिए ये ज्यादा किसी भी चीज को मतलब लॉजिकली नहीं सोचता। तो जब ये छठवीं राशि में होता है तो ये नीच का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही शनि, ठीक है। तो जो सेवन आपने देखी होगी, ये सातवीं राशि, ये सातवीं राशि में उच्च के माने जाते हैं शनि। आपने सातवीं राशि देखी होगी तुला राशि। तुला राशि में आपने देखा है कि एक जो तराजू के टाइप का उसका साइन होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो तुला राशि वाले होते हैं ये एक बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं। तुला राशि एक न्यायप्रिय इंसान को, एक न्याय को शो करता है, ठीक है। तो और आपको पता होगा कि शनि भी इसी चीज के कारक होते हैं, ठीक है, न्याय के। क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं उनमें शनि को न्यायाधीश माना जाता है, एक न्यायकारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो ये अपनी इस राशि में होते हैं तभी वो अपना शुभ परिणाम देते हैं। ये पहली राशि में होते हैं, ये मंगल की राशि होती है। तो मंगल और इनकी वैसे भी शत्रुता है, ठीक है। और मंगल जो होते हैं वो अग्नि कारक हैं, और ये जो शनि होते हैं ये वायु कारक होते हैं, ठीक है। तो ये अपने मतलब ठीक से काम नहीं कर पाते। पहला जो राशि होती है मस्तिष्क को शो करती है, जो पहला भाव या पहली राशि मस्तिष्क को शो करती है। और जो शनि होते हैं, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन को और मतलब काफी सोचना समझना, बहुत ज्यादा थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग, तब जाके किसी डिसीजन को लेना, ठीक है। मंगल होता है ये फास्ट काम करता है, ठीक है। तो इसमें इस राशि में ये नीच के हो जाते हैं। ये मंगल फास्ट ग्रह होता है और ये शनि काफी स्लो होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहली राशि में नीच का ये अपना मतलब शुभ परिणाम नहीं दे पाते। राहु जो कि एक बुद्धि को शो करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक चालाकी, एक मतलब किसी का कोई भी नुकसान हो जाए बस मेरा फायदा हो जाए, ये इस तरह से राहु होते हैं, ठीक है। ये मतलब इन्हें किसी की फीलिंग से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, बस इन्हें अपने फायदे से बस मतलब होता है। ये सिर्फ बुद्धि को शो करते हैं, ये अपनी मतलब फायदे के लिए कोई भी षड्यंत्र, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी राशि ये भी बुध की होती है, ठीक है। तो ये अपनी इस राशि में ये अपना अच्छा परिणाम देते हैं, ठीक है। जब इन्हें बुद्धि मिल जाएगी तो ये और भी अपना सही वर्क कर पाएंगे, ठीक है। 9वीं राशि होती है धर्म की, कर्म की, आपको पता ही है, गुरु की राशि होती है। तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा लॉजिकल पर्सन हो, उसे आप कोई धर्म कर्म या पूजा पाठ की बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या ये पूजा पाठ की बकवास बातें करने लग रहा है। तो ये फिर मतलब सही से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो राहु तीसरी राशि में ही शुभ परिणाम देगा, और 9वीं राशि में एक वैसे ही केतु, ये मोक्ष को शो करते हैं, ठीक है। एक अध्यात्म को शो करते हैं केतु, ठीक है। इनमें दिमाग नहीं होता, ये अध्यात्म को शो करते हैं, ठीक है। तो 9वां भाव वही पूजा पाठ का, धर्म कर्म का, मोक्ष का होता है, ठीक है। तो ये केतु इसमें शुभ परिणाम देते हैं। और ये तीसरी राशि ये वही बुध की होती है, ये दिमाग को शो करती है, बुद्धि को शो करती है, लॉजिक को शो करती है। तो जब केतु इसमें आते हैं तो ये मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंसान हो, कोई पूजा पाठ वाला, कोई धर्मात्मा, एक साधु सन्यासी इंसान हो, और अगर आप उससे व्यापार की लॉजिकली कोई बातें करोगे कि हमें ये फायदा है, तो उसे वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। वो उसमें सही से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए केतु 9वीं राशि में उच्च के होते हैं और तीसरी राशि में नीच के हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज क्या ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई बात आपको ठीक से समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।